हेलो फ्रेंड, वाईटी स्टडी जोन के हमारे इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्राउन सामान्य ज्ञान की इस बुक के दो मोस्ट टाइम पे चैप्टर, जिनके नाम है उत्तर भारत और दक्कन और चोल साम्राज्य। जानेंगे उन मोस्ट टाइम पे फैक्ट को जिनकी आपकी आगामी परीक्षाओं में बनने की संभावना बहुत अधिक है। जितने भी हमारे ओल्ड एस्पिरेंट हैं उन सभी के पास में क्राउन सामान्य ज्ञान की ये बुक है। दोस्तों जल्दी से इस बुक को आप ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 45 पर आपको मिलेगा ये चैप्टर। और जितने भी न्यू एस्पिरेंट हैं, हम इस बुक को पूरे तरीके से कवर करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको हाईलाइट या फिर अंडरलाइन करवाए जाएंगे अपनी बुक में भी उसको आप लोग अंडरलाइन करते चलिए। या तो बुक को आप लोग ऑफलाइन परचेज़ कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन, दोनों मोड में ये बुक अवेलेबल है। अगर आपको लगता है कि बुक आप परचेज़ नहीं कर सकते, फाइनेंशियली कोई भी दिक्कत है, तो आप वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स A4 पेज पर या फिर अपने रजिस्टर पर मेंटेन करते चलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। चैप्टर का नाम है आपका उत्तर भारत और दक्कन। देखिए, उत्तर भारत और जो दक्कन था ये तीन भागों में डिवाइड था। इस उत्तर भारत की तरफ तीन साम्राज्य का युग का उदय हुआ, जिसमें आपके पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंश। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पाल वंश के संस्थापक, ठीक है, गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, विग्रहपाल। और उसके बाद में जो आपका सेकंड वंश आया था वो था आपका प्रतिहार वंश, जिसमें आपके नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, नागभट्ट, मिहिर भोज वगैरह वगैरह हम डिस्कस करने वाले हैं। और अगला जो आपका साम्राज्य था वो था आपका राष्ट्रकूट, जिसमें आपके कौन आए थे, दंती दुर्ग आए थे, कृष्ण प्रथम आए थे, गोविंद तृतीय आए थे और दो तीन पर्सनैलिटी और आए थे। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। एग्जाम में दोस्तों आपके क्वेश्चन ये पूछा गया कि आखिरकार उत्तर भारत और दक्कन की तरफ कितने साम्राज्यों का उदय हुआ था, कुल कितने साम्राज्य का उदय हुआ था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना, केवल मात्र तीन साम्राज्यों का उदय हुआ था। अब यहाँ पर आपको ये पॉइंट करने हैं अंडरलाइन कि हर्ष के साम्राज्य के पतन के बाद में उत्तर भारत, दक्कन और दक्षिण भारत में अनेक साम्राज्य उत्पन्न हुए। ठीक है, काफ़ी सारे शासक आए लेकिन उनकी गिनती खास नहीं होती, लेकिन इसमें जो प्रमुख थे वो मात्र थे तीन। एक थे पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। अब हम बात करते हैं पाल साम्राज्य के बारे में। सबसे पहली बात तो ये कि पाल साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी या फिर पाल वंश की स्थापना किसने करी थी। तो इसके संस्थापक थे आपके गोपाल। स्टेट पीसीएस के एग्जाम में ये वर्ष भी पूछा गया है, 750 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों कि गोपाल ने, मतलब कि इस पर्सनैलिटी ने अपने नियंत्रण में बंगाल का एकीकरण किया और मगध तक को अपने अधीन कर लिया। देखिए, जितने भी महाजनपद थे उसमें मगध काफ़ी इंपॉर्टेंट था सभी शासक के लिए, क्योंकि ये क्षेत्र काफ़ी क्या था, फली फूलित था। तो इसलिए हर शासक का टारगेट क्या होता था कि जो मगध है इसमें हम अपना क्या करें, इसको अपना उपनिवेश बना करके इस पर हम अपना साम्राज्यवाद स्थापित करें। उपनिवेश क्या होता है, साम्राज्यवाद क्या होता है, लास्ट टू लास्ट वीडियो में आई थिंक मैंने आपसे डिस्कस किया था, आई थिंक नहीं बल्कि डैम श्योर। तो जितने हमारे ओल्ड स्टूडेंट हैं फटाफट से मुझे कमेंट करिएगा उपनिवेश में और साम्राज्यवाद की परिभाषा क्या है। दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कि गोपाल ने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की भी स्थापना करी थी। ठीक है, ये बिहार शरीफ कहते हैं इसको। तो ओदंतपुरी विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है, तो ये हैं आपके कौन, इनका नाम है दोस्तों गोपाल। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, धर्मपाल के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखिए, धर्मपाल का जो शासनकाल था वो 770 से लेकर के 810 तक का था। 770 में क्या हुआ था कि 770 में गोपाल की मृत्यु के बाद में, जब ठीक है, गोपाल की जब मृत्यु हो गई तो ये इसका पुत्र था धर्मपाल, तो यही अब सिंहासन संभालेगा। अब धर्मपाल के बारे में आपको डिस्कस करता हूँ थोड़ा सा यहाँ पर कि यहाँ पर एक त्रिपक्षीय एक संघर्ष हुआ था। इस संघर्ष में धर्मपाल की क्या हुई, विजय हुई। ठीक है, धर्मपाल की क्या हुई, इसमें विजय हुई। और यहाँ पर धर्मपाल ने भी एक विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी। धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुत्थान किया था। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। और यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय का क्या करा था, इसने पुनरुत्थान किया था। तो हमारा कहने का तात्पर्य क्या है कि विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने करी थी, लेकिन जो नालंदा विश्वविद्यालय था, ठीक है ना, इसका क्या करा था, इसने रिपेयरिंग वाला काम किया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं आपकी बार कि प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान शांत रक्षित और दीपांकर ने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। और गुजराती कवि एक हैं आपके सोडल ने धर्मपाल को
उत्तरापथ स्वामी की उपाधि दी थी। मतलब कि जो उत्तरी दिशा है हमारी भारत की, इसका स्वामी कौन है? वो है कौन? धर्मपाल। तो ये उपाधि किसने दी थी, किसको दी थी? तो ये पर्सनालिटी का नाम, इनका नाम है आपका सोडल। इन्होंने ये उपाधि किसको दी थी? धर्मपाल को दी थी। तो एग्जाम में, वनडे एग्जाम में, खासतौर पर एसएससी एमटीएस के एग्जाम में ये डीप क्वेश्चन पूछा गया था, टफ क्वेश्चन पूछा गया था। ईयर था आपका 2014। वहाँ पे पूछा गया था कि आखिरकार किस पर्सनैलिटी का, फिर किस शासक को उत्तरापथ स्वामी की उपाधि से नवाजा गया है? तो ये उपाधि प्राप्ति धर्मपाल को। अब एग्जाम का लेवल थोड़ा सा हाई रहता है, कहते हैं कि एग्जाम जंगल के समान होता है, शिकार किसी खरगोश का करना है तो हथियार कम से कम टाइगर के लेके चलो, ना जाने कब किससे कहाँ मुलाकात हो जाए। तो इसलिए अब दोस्तों कॉम्पिटिशन्स बढ़ रहा है, ठीक है, आपको अच्छे से मालूम ही होगा। तो आपको ये पर्सनैलिटी को भी अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है, और रिवीजन करते रहिएगा अपनी बुक में से। ये वीडियो आपने दोबारा वॉच नहीं करना है, ठीक है, चलिए दोबारा वॉच कर लीजिएगा, लेकिन दोबारा अपनी ज़िंदगी में कभी वॉच नहीं करना है, क्योंकि ये बुक को जब अंडरलाइन कर रहे हैं ना, आप रिवीजन अपनी बुक में से करेंगे ना कि वीडियो में से, क्योंकि वीडियो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, टाइम को थोड़ा सा किल करते हैं। लेकिन अभी आपको पता नहीं है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, तो इसलिए आपको एक बार तो वीडियो वॉच करना पड़ेगा, बुक को अंडरलाइन करते चलिएगा। आई थिंक आप लोग मेरी बातों को समझ पाए होंगे। बिना वक्त गवाए मैं बढ़ता हूँ अगली पर्सनैलिटी की ओर। दिस इज़ कॉल्ड नागभट्ट प्रथम, ठीक है, नागभट्ट प्रथम। इसका शासनकाल जो था वो था आपका 730 से लेकर के, ठीक है, 730 से लेकर के 756। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम प्रतिवार जो आपका प्रतिहार वंश है हम उसमें एंटर कर चुके हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे तो हमने डिस्कस किया केवल पाल साम्राज्य के बारे में, जो कुछ शासक आए। अब यहाँ पे ना हम प्रतिहार वंश के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ करनी है अंडरलाइन, कि ये गुज्जर प्रतिहार वंश का क्या था? संस्थापक था, ठीक है। ये क्या था? ये गुर्जर प्रतिहार वंश का क्या था? संस्थापक था। अगली पर्सनैलिटी आपकी है क्या? नागभट्ट, ठीक है, नागभट्ट। इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसने पाल शासक धर्मपाल की सेना को मुंगेर के समीप पराजित करा था और इसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था, लेकिन वह राष्ट्रकूट नरेश गोविंद थर्ड से पराजित हुआ था। तो नागभट्ट जो सेकंड था, इसका अंत कैसे हुआ था? इसका अंत हुआ था राष्ट्रकूट नरेश गोविंद थर्ड से, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप लोग। अब यहाँ पे प्रतिहार वंश के बाद में जो आपकी ये पर्सनैलिटी है अगली, ये है आपकी मिहिर भोज। इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मिहिर भोज के बारे में केवल आपको इतना ध्यान रखना है कि आखिरकार मिहिर भोज जो था ये किस धर्म को मानता था? तो ये था आपका वैष्णव मतवलंबी। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। अगला पॉइंट है आपके सामने, जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है वो है महेंद्र पाल प्रथम। इसका शासनकाल 885 से लेकर के 909 तक था, ठीक है, 885 से लेकर के 909 ईस्वी तक इसने शासन किया। और यहाँ पर उसके दरबार में राजशेखर निवास करते थे। राजशेखर बहुत बड़े क्या थे? लेखक थे, जो महेंद्र पाल के क्या थे? महेंद्र पाल प्रथम के राजगुरु भी थे। तो याद रखना है आपको कि महेंद्र पाल की राजगुरु का नाम क्या है। यूपीएससी जीएस पेपर 1 प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस 2 बार बन चुका है, और यही क्वेश्चंस इनके राजगुरु के बारे में आपका बना था। एक बार एग्ज़ाम हुआ था आपका एसएससी सीजीएल का, वर्ष था आई थिंक 2009। चेक कर लीजिएगा, क्रॉस चेक कर लीजिएगा, 9 या फिर 10 आपको मिलेगा। आगे हम बात करते हैं कि राजशेखर की प्रमुख रचनाएं भी थी, जिसमें आपका फेमस है काव्य मीमांसा। इसके लेखक कौन है? राजशेखर, याद रखिएगा। और एक है आपकी बाल रामायण, ठीक है, बाल रामायण के लेखक कौन है? राजशेखर। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो अल मसूदी, जो 915 से लेकर के 16 ईस्वी में बगदाद से भारत आया था, ये कहाँ का रहने वाला था? तो ये था बगदाद का रहने वाला। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रकूट, ठीक है। अब राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था आपका दंती दुर्ग, जिसने सोलापुर के पास में मान्यखेत या फिर मलखेड़ को अपनी राजधानी बनाया था। अगली जो पर्सनैलिटी है उनका नाम है अमोघवर्ष। ये राष्ट्रकूट वंश का एक बहुत ही शक्तिशाली और काफ़ी फेमस शासक था। इसने दोस्तों कुल मिलाकर के 64 वर्ष तक राज किया। अगर हम बात करेंगे एनसीईआरटी बुक में आपको मेंशन किया गया है 68 वर्ष। जो स्टेट पीसीएस के जितने भी एस्पिरेंट हैं वो सब बच्चे 68 वर्ष को अपनी इस बुक पे लिख लीजिएगा। या तो आपके रियल एग्जाम में 68 वर्ष देता है, और जो बच्चे वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जैसे एसएससी हो गया, ग्रुप डी की जो बच्चे तैयारी करते हैं, उनको 64 वर्ष ध्यान रखना है। एग्जाम में आपको दोनों ऑप्शंस कभी नहीं मिलता, या तो ऑप्शंस ये देगा 64 वर्ष या फिर देगा आपको 68 वर्ष,
ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और ये किस धर्म को मानता था, तो ये मानता था आपका जैन धर्म को। इसने एक कन्नड़ में एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है आपका कविराज मार्ग। ठीक है, एसएससी सीजीएल 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आखिरकार कविराज मार्ग इस ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है, तो ये लेखक हैं आपके अमोघ वर्ष। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, सीधे मूव करेंगे आप लोग इस पॉइंट पर कि राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। सो अगला जो हमारा साम्राज्य है वो है आपका चोल साम्राज्य। हम बात कर रहे हैं पेज नंबर 46 पर, अंडरलाइन करते चलिएगा हमारे साथ में। देखिए चोल साम्राज्य 9वीं से लेकर के 12वीं सदी तक इसका विस्तार था और चोल साम्राज्य का संस्थापक जो था वो था आपका विजयालय, जिसने 850 से लेकर के 871 ईस्वी तक शासन किया। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले इसने क्या करा, इसने सबसे पहले 850 ईस्वी में तंजावुर पर कब्जा किया। कहाँ पर किया, तंजावुर पर इसने कब्जा किया, जिसको हम बोलते हैं तंजौर। कन्फ्यूज मत होना, तंजावुर बोले तो बच्चे तंजौर था। सो नेक्स्ट पॉइंट है, इसी के उपलक्ष्य में इसको एक उपाधि प्राप्त हुई थी, इसको कहा गया है नरकेसरी। किसको कहा गया है, विजयालय को। तो विजयालय की उपाधि कौन सी थी, तो इसकी उपाधि थी नरकेशरी। जितनी भी पर्सनैलिटी है ना, जो भी उपाधि है, आप जिस भी बुक को फॉलो कर रहे हो, तो उपाधि तो आपको अच्छे से टिप्स पे अच्छे से होनी चाहिए याद, क्योंकि एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन जरूर बनता है, खासतौर पे वनडे एग्जाम के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो तो अच्छे से इन सभी एक लिस्ट बना लीजिएगा, शासक और उसकी उपाधि सामने लगते रहेगा साइड में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं आदित्य प्रथम। देखिए विजयालय की मृत्यु के बाद में आदित्य प्रथम शासक बना और इसने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम किया था। वो काम ये था कि इसने शिव मंदिर का निर्माण किया था। तो कावेरी नदी के तट पर शिव मंदिर का निर्माण किस चोल शासक ने किया था, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है आपका आदित्य प्रथम। सेम स्टेटमेंट में ये वाला क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बना है, तो इसलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रांतक प्रथम, ठीक है, ये आदित्य प्रथम का क्या था, पुत्र था। और यहाँ पर इसने 2 उपाधि करी थी धारण। एक उपाधि थी आपकी मधुरांतक और सेकंड उपाधि है आपकी मदुराई कोंड। इसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में आपका आया राज प्रथम, जिसका शासनकाल था 985 से लेकर के 1014 ईस्वी तक। यहाँ पे आपको याद रखना है कि 985 ईस्वी में प्रांतक सेकंड का पुत्र अरिमोली वर्मन प्रथम, जिसका उपनाम था राजराज प्रथम। इसका रियल नेम क्या है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका रियल नेम वास्तविक नाम जो है ये है इसका अरिमोली वर्मन प्रथम, ये था इसका वास्तविक नाम। तंजौर अभिलेख में इसके युद्धों का वर्णन किया गया है। अगर आपको इसके युद्ध के बारे में जानकारी लेनी है तो आप पढ़ेंगे क्या, तंजौर अभिलेख। क्या पढ़ेंगे, तंजौर अभिलेख। और यहाँ पर आपको एक फैक्ट शायद इस बुक में नहीं दिया है, थोड़ा सा देख लेते हैं, शायद दिया हो। नहीं, वो फैक्ट नहीं रखा। यहाँ पे दोस्तों साइड में ना एक एरो बना लीजिएगा आप लोग। इसको राजराज प्रथम की उपाधि कैसे प्राप्त हुई, ठीक है, इसके पीछे की कहानी ये है। इसका वास्तविक नाम तो वैसे अरिमोली बर्मन था। इसने अपने पितामह प्रांतक प्रथम की लोहवे रक्त नीति का पालन इतनी ईमानदारी से किया कि इसको राजराज प्रथम की उपाधि प्राप्त हुई थी। ठीक है, लोहवे रक्त की नीति क्या होती है, जितने हमारे ओल्ड स्टूडेंट हैं पॉज करके फटाफट कमेंट करिएगा कि लोहवे रक्त नीति का संबंध है क्या, इसकी परिभाषा क्या होती है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग यहाँ पर। क्या अगला पॉइंट है आपके सामने, ये वाला, ये शैव धर्म को मानता था। इसकी एक उपाधि और थी, वो थी आपके शिवपाद शेखर। ठीक है, शिवपाद शेखर इसकी क्या थी, एक उपाधि भी थी। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं केवल इसके बारे में। अब बात करते हैं राजेंद्र प्रथम के बारे में। इसका शासनकाल आपका 1014 से लेकर के 44 ईस्वी तक था। उसने समस्त श्रीलंका को चोल साम्राज्य में क्या करा, इसने मिला लिया। और राजेंद्र प्रथम से संबंधित कुछ खास फैक्ट नहीं है इस बुक में, केवल इतना ही आप याद रखिएगा। हाँ, जो बच्चों को एमए करनी है किसी हिस्ट्री वगैरह में तो वो पढ़ सकते हैं, किसी को पीएचडी करनी है सिलेबस में एक सिंगल सब्जेक्ट में हिस्ट्री में, तो आप इसको अच्छे से एक एक लाइन को पढ़ सकते हैं। बट जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करें केवल डेडिकेटेड, उनको टारगेट करके ये वीडियो रिकॉर्ड करा जा रहा है। अब बात करते हैं चोलकालीन शासन प्रणाली। चोल शासक की प्रशासनिक इकाइयों में जो प्रांत होता था उसे हम कहते थे मंडलम। ठीक है, ग्रामों का जो संघ होता था उसे कहते थे क्या, कुर्रम। क्या कहते हैं इसको,
कुर्रम। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो चोल साम्राज्य है ये 6 प्रांतों में बटा हुआ था, जिसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है आपका मंडलम। क्या कहते हैं इसको, मंडलम। हाईलाइट करते रहिएगा बच्चे, पेज नंबर 47 चल रहा है आपका अभी। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट शब्दों को आपने ध्यान रखना है, जैसे कि उर। उर का क्या अर्थ होता है, उर एक सामान्य प्रकार की ग्राम सभा थी। और सभा क्या होती थी, ये मूल रूप से अग्रहारों तथा ब्राह्मणों बस्तियों की संख्या होती थी। राइट। सो एक है आपका नगरम, ये व्यापारी समुदाय की सभा होती थी। चोल काल में कुछ प्रमुख कर थे, लेकिन इसमें केवल आपके 2 ही कर एग्जाम में पूछे गए हैं। एक है आपका क्या, एक है आपका मर मजाड़ी, जिसको हम कहते थे उपयोगी वृक्ष कर, और एक है आपका मैगन में, ये आपका क्या होता है, लोहकार, कुम्हार, बढ़ई आदि वे पेशे जो अपनाते थे, जो प्रोफेशनल लोग होते थे, उस पर जो टैक्स लगता था उनकी ड्यूटी पर, उनके वर्क पर, उसको होते थे क्या, मगनमे। अगली पर्सनालिटी आपके सामने दोस्तों, यहाँ पर अगली पर्सनालिटी से पहले एक भूमि कर भी था, ये ध्यान रखिएगा। भूमि कर यहाँ पर उपज का 1/3 लगता था, बड़ा हैवी कर था भैया तो। और चोल कला की धातु मूर्तियों में नटराज से वे कांस्य मूर्तियाँ सर्वाधिक उल्लेखनीय हैं। इस काल में इस चोल साम्राज्य के अंदर नटराज शिव की मूर्ति काफ़ी फेमस है, आपने देखा होगा नटराज की मूर्ति। आगे बात करते हैं दोस्तों देवगिरी का यादव राजवंश। इसमें आपको ध्यान रखना है केवल ये कि जो मालिक काफूर है, जो अलाउद्दीन खिलजी का क्या था, सेनापति था, इसने देवगिरी पर आक्रमण करके अंतिम शासक शंकर देव को मार दिया और वहाँ का प्रशासक बन गया। काकतीय राजवंश, रुद्रदेव प्रथम क्या था, काकतीय शासक था। जो गणपति इस राजवंश का शक्तिशाली शासक था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं उससे, यहाँ पे हम लोग होयसल राजवंश। देखिए होयसल राजवंश से संबंधित विष्णुवर्धन ने क्या करा, विष्णुवर्धन ने एक विस्तृत एवं शक्तिशाली होयसल राजवंश की स्थापना करी थी। इनकी राजधानी क्या थी, इनकी राजधानी थी आपकी होलेविड। ठीक है, होलेविड होयसल वंश से संबंधित है, देखिएगा सेम लग रहे हैं ना। और बलाल तृतीय इस राजवंश का क्या था, अंतिम शासक था, और जिससे बलाल थर्ड को उससे संधि करनी पड़ी। देखिए क्या था कि मालिक काफूर ना, छोटी सी कहानी में देख लीजिएगा, मालिक काफूर ने द्वार समुद्र पर कब्जा कर लिया, और जब कोई भी चीज़ अगर कब्जे में हो जाती है तो एक संधि के माध्यम से क्या होती है, उसका सुलह होती है। जैसे आपको मालूम होगा कि मराठों के बीच में, अंग्रेजों के बीच में बहुत सारी संधियाँ हुई थी, फाइनली क्या हो गया, मराठे हार गए थे लास्ट में। आपने देखा होगा बेसिन की संधि, सालबाई की संधि, बड़गांव की संधि। तो किसी भी डिस्प्यूट को, किसी भी झगड़े को समाप्त करना सबसे बड़ा सॉल्यूशन क्या होता है, वहाँ पर संधि कर लेना। थोड़ा तुम करो कॉम्प्रोमाइज़, थोड़ा हम करें कॉम्प्रोमाइज़। तो इसने भी यहाँ पर क्या करी, ये संधि करी। तो चलिए फ्रेंड, बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राजपूत काल के बारे में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड तक इस वीडियो को शेयर करिएगा, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय एंड टेक केयर।